गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट और आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट को कर लिया है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। सबसे पहले हम करेंगे 7th एपिसोड के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिविजन जो हमने पढ़ लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने बैन कब लगाया था? तो 1910 में लगाया था, लेकिन इसको पुनर्जीवित या दोबारा से रिवाइव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सिलंबम मार्शल आर्ट का संबंध कहाँ से है? तो जहाँ पर भी सिल और मिल दिखाई दे तो वहाँ पर होगा तमिलनाडु। मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 74 में। और 75 के भाग 3 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। NEFT की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और इसमें मिनिमम 1 रुपया और अधिकतम कितने भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के मेल से कौन सी ऊर्जा बनती है? तो ये बनती है मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का डांस कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का डांस है धमान और ये कुल्लू दशहरा के समय किया जाता है। फगुआ डांस बिहार का है, कोली डांस महाराष्ट्र का है, धमाल हरियाणा का है, धमान हिमाचल का और सिद्धि धमाल ये गुजरात राज्य का डांस है। हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण फोक डांस से लोक नृत्य हैं झोरा, झाली, छपेली, माहेसी, डांगी और किन्नौरी। भोरताल डांस कहाँ का है? तो यह है असम का। कृष्णाट्टम जहाँ पर भी डबल ट दिखाई दे तो होगा केरल। ब्रीता होगा वेस्ट बंगाल से। जेलियांग नागालैंड। झूलन राजस्थान। सुंगी मुखावटे ये डांस है महाराष्ट्र का। गोम्फ ये गोवा का है। तुर्रा कलंगी ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में ही मटकी फेस्टिवल और फूल पत्ती फेस्टिवल होता है। बेयालता और ये एक थिएटर डांस है जो कर्नाटक का है। चुटकी और मारुनी ये सिक्किम का है। माय माता ये त्रिपुरा का फोक डांस है। हुड़का बोल ये उत्तराखंड का फोक डांस है। वारली चित्रकला के लिए फेमस राज्य कौन सा है? तो वारली और रंगोली चित्रकला ये दोनों ही महाराष्ट्र में होती है। मध्य प्रदेश की चित्रकला ये पेंटिंग है बाघ और गोंड पेंटिंग। उड़ीसा की है पट्टचित्र और शोरा। राजस्थान की है फड़, मंडाना, लघु और कजली। तमिलनाडु की है कोल्लम और तंजौर आर्ट। उत्तर प्रदेश की है चिकनकारी और ये उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ की है। बिहार के मधुबनी और अरिपन पेंटिंग। कर्नाटक राज्य की है रंगवाली और कसुत्ती। और गुजरात की है पिथौरा और हथिया। केरल की है कलमा और जट्टू। तेलंगाना की है चेरियल और निर्मल। बिहार और झारखंड दोनों की है जादव पटिया। और पंजाब की है फुलकारी। पंच केदार कौन कौन से हैं? तो पंच केदार यानी कि 5 केदार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है तुंगनाथ जो उत्तराखंड में है और शिव के हाथ के दर्शन यहाँ पर होते हैं। रुद्रनाथ यहाँ पर चेहरे के दर्शन होते हैं। कल्पेश्वर कल्प का मतलब होता है जटाएं या बाल, तो बाल और जटाओं का पूजन यहाँ पर होता है। और केदारनाथ है ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित और बैल रूपी कुबड़ की पूजा होती है। मध्य महेश्वर यहाँ पर नाभि दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। स्मैशिंग शब्द किस खेल में यूज किया जाता है और इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको स्पाइकिंग के नाम से भी जाना जाता है और ये वॉलीबॉल में यूज किया जाता है। वॉलीबॉल को पहले मिंटो नेट कहते थे और वॉलीबॉल इसका नाम 1895 में हुआ। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और इसमें एक पोजीशन होती है ब्लॉकिंग पोजीशन जो नेट के पास होती है। और सर्विस जब पहली बार गेंद को उछाला जाता है तो उसको कहते हैं सर्विस। लिफ्टिंग जब बॉल नीचे गिरने वाली होती है तो उसको ऊपर उठाने के लिए जो शॉट लगाया जाता है उसको कहते हैं लिफ्टिंग। और इसका मैदान की लंबाई होती है 18x9 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। और जो बीच वॉलीबॉल होता है जो समुद्र के किनारे वॉलीबॉल खेला जाता है उसके मैदान की ऊंचाई है 16x8 मीटर। और पुरुष के लिए नेट की ऊंचाई होती है 2.43 मीटर और फीमेल के लिए होती है 2.24 मीटर। और वॉलीबॉल की बॉल का वजन होता है 260 से 280 ग्राम। और क्रिकेट की बॉल का वजन होता है 155 से 163 ग्राम। और फुटबॉल की बॉल का वजन होता है 396 से 453 ग्राम। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबला 3 मिनट के कितनी अवधियों में विभाजित होता है
जिसके बीच 30 सेकंड का ब्रेक होता है। तो ये होता है 2 अवधि, यानी कि 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। लेकिन अंडर 15 में 2-2 मिनट के 2 राउंड होते हैं। ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो सबसे युवा बने थे। मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। और इनकी कैटेगरी 57 कैटेगरी, और इन्होंने डेलियन क्रूज जो प्योर्टो रिको देश के रहने वाले हैं, इनको हराया है। और प्योर्टो रिको देश नॉर्थन अमेरिका का देश है, जिसकी राजधानी है सिंजुवॉन। और रेसलिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है फ्री स्टाइल और एक होती है ग्रीको रोमन। फ्री स्टाइल मेल और फीमेल दोनों इसमें खेल सकते हैं और कहीं से भी इसमें पकड़ा जा सकता है। लेकिन ग्रीको रोमन ओनली मेल, यानी कि केवल पुरुष ही खेल सकते हैं और कमर से ऊपर ही पकड़ सकते हैं। और रेसलिंग या कुश्ती को 1904 ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगर कबड्डी में 10 अंकों की लीड पर खिलाड़ी हो तो उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। और जो इसका सर्कल होता है, जो इसका मैदान होता है, वो 9 मीटर व्यास वाला होता है और इसके बीच 1 मीटर का व्यास भी होता है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण और शहरी लिंग अनुपात में सबसे अधिक अंतर कहाँ पर है? तो सबसे अधिक अंतर है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर ग्रामीण लिंग अनुपात ये सेक्स रेशो है 986, 1000 लड़कों पर 986 लड़कियाँ, और शहर में है 853 लड़की, 1000 लड़कों पर 853 लड़की। और ये सबसे बड़ा अंतर है हिमाचल प्रदेश का। लिंग अनुपात क्या होता है? 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या जितनी भी हो वो होता है लिंग अनुपात या सेक्स रेशो। और भारत में ग्रामीण लिंग अनुपात है 949 और शहरी लिंग अनुपात है 929। सेक्स रेशो या SR से हम इसको डिनोट करेंगे। और पहला राज्य जहाँ पर सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा है तो वो है केरल, 1084 है। और दूसरे स्थान पर है पुडुचेरी जो 1037 है, लेकिन ये यूटी में फर्स्ट है। और यूटी में सेकंड है लक्षद्वीप जहाँ पर 947 है। तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु जो 996 यहाँ का सेक्स रेशो है। और चौथे पर है आंध्र प्रदेश 993। और ये तीसरा स्टेट है, लेकिन पूरे भारत में चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, लेकिन स्टेट में 3rd स्थान पर है। और सबसे कम सेक्स रेशो या लिंग अनुपात कहाँ पर है? ये हरियाणा में है 879। और यूटी में सबसे कम दमन में है 618। और भारत का लिंग अनुपात ये है 943, लेकिन हरियाणा का सबसे कम है और केरल का सबसे ज़्यादा है। 0 से 6 वर्ष का सेक्स रेशो जो जिसे कहते हैं हम चाइल्ड सेक्स रेशो, यानी कि शिशु लिंग अनुपात। और शिशु लिंग अनुपात में पहला स्थान किसका है? अरुणाचल प्रदेश का जो है 972। और सबसे कम है यहाँ पर भी हरियाणा, जहाँ पर है शिशु लिंग अनुपात में हरियाणा सबसे निम्न स्थान पर है जो है 834। और 0 से 6 वर्ष का सेक्स रेशो भारत में है 919। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट SC, लोकसभा में जो शेड्यूल कास्ट या SC होते हैं, ऐसे सदस्यों के लिए सीटें कितनी आरक्षित हैं? तो ये है 84 SC के लिए और 47 ST के लिए, और टोटल 131 सीट आरक्षित हैं। और जो कुल सीटों का 24.03% है। और SC शेड्यूल कास्ट के लिए मैक्सिमम सीट रिजर्व किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है 17 सीट। और ST के लिए सबसे अधिक रिजर्व सीट है मध्य प्रदेश में 6 सीट हैं। संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो संसद का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 79, राज्यसभा का मिलता है अनुच्छेद 80 और लोकसभा का वर्णन मिलता है 81 और 82 में मिलता है जो सीटों का समायोजन होता है केंद्र स्तर पर। जैसे MP बनता है, सांसद बनता है, तो संसद का निर्वाचन क्षेत्र तय किया जाता है अनुच्छेद 82। और MLA का निर्वाचन क्षेत्र ये तय किया जाता है अनुच्छेद 170 से, जो हमने कल परसों की क्लास में पढ़ा था। और लोकसभा की वर्तमान सीटों की संख्या 543, लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है? 552 हो सकती हैं। और इनमें से जो 2 सीट थी एंग्लो इंडियन की, उनको कर दिया है समाप्त। और सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर 80 लोकसभा सीट है। दूसरे पर है महाराष्ट्र 48 सीटें हैं। तीसरे पर है पश्चिम बंगाल 42 सीटें। चौथे पर है बिहार 40 सीट और 5वें पर है तमिलनाडु 39 सीट के साथ।
लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, इसे जनता का सदन, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है, इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। और निम्न सदन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आम व्यक्ति भी इसमें चुनकर आ सकता है, लेकिन जो राज्यसभा है इसमें जो उच्च व्यक्ति होते हैं वे ही चुने जाते हैं, इसलिए इसको उच्च सदन की संज्ञा दी जाती है। और लोकसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, लेकिन इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। और लोकसभा के पहले स्पीकर थे GV मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। और लोकसभा के पहले डिप्टी स्पीकर ये थे MA अयंगर। और इन दोनों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में मिलता है। 543 लोकसभा सीट के किस जनसंख्या के आधार पर हैं? तो ये 1971 की जनगणना के आधार पर हैं, लेकिन नेक्स्ट जो परिसीमन होगा वो 2026 में होगा, यानी कि 2026 तक आधार 1971 की जनगणना ही रहेगी। लोकसभा सीट के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम किस वर्ष आया था? तो ये आया था 1950 में। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है अप्रत्यक्ष रूप से। जो भी विधानसभा राज्यों में हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जितने व्यक्ति विधानसभा में चुने गए हैं जनता के द्वारा, वे चुने हुए प्रतिनिधि हमारे जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका चुनाव करते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। और राज्यसभा की टोटल सदस्यों की संख्या है 250, जिसमें से 238 निर्वाचित है और 12 मनोनीत है। और 12 मनोनीत करने की जो प्रावधान है ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान में आता है एंड, तो इसे होगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है वो भी आयरलैंड से ली गई है। नॉमिनेशन जो 12 सदस्यों का मनोनयन है वो भी हमने यहाँ से लिया है। और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, जो भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में हैं, उनको भी हमने आयरलैंड से ग्रहण किया है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। और राज्यसभा का कार्यकाल ये एक स्थायी सदन है, यानी कि इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। और भारत में 5 ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर विधान परिषद है। जैसे केंद्र स्तर पर एक उच्च सदन है, वैसे ही 6 राज्यों में उच्च सदन और निम्न सदन 2 सदन हैं। और ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पहले जम्मू कश्मीर भी इनमें ही शामिल होता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं, UT बन गया है। 12 सदस्यों का मनोनयन हमने आयरलैंड से लिया है। और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। और इसके पहले सभापति होते हैं प्रेसिडेंट, जिसका वर्णन अनुच्छेद 89 और 64 इन दोनों में कहा गया है कि जो राज्यसभा का सभापति है वो राष्ट्रपति होगा। और पहले सभापति या उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राज्यसभा के पहले उपसभापति ये थे SV कृष्णमूर्ति। संसद के सत्रावसान और विघटन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 85। और इसमें बताया गया है कि वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं। सबसे पहला होता है बजट सत्र, फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा होता है मानसून सत्र, जो बारिश आती है, मानसून आता है, उस समय चलता है जुलाई अगस्त में। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, जो सर्दियों में चलता है नवंबर दिसंबर में। लेकिन एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने अनिवार्य हैं। इनके बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। और अगर संसद सत्र न चल रहा हो और देश को कानून बनाने की ज़रूरत महसूस हो जाए, तो उस समय पर राष्ट्रपति अपने अध्यादेश की शक्ति से, यानी कि अनुच्छेद 123 का इस्तेमाल करके एक कानून बना सकता है, जिसकी अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह तक रहेगी। 6 महीने तो अधिकतम संसद के जो 2 सत्र उनमें गैप हो सकता है, लेकिन अगर संसद उस अध्यादेश या अस्थायी कानून को स्थायी कानून में परिवर्तित करना चाहे तो उसके पास 6 सप्ताह का समय होता है। 6 सप्ताह के भीतर अगर संसद उस अस्थायी प्रस्ताव को पारित कर देती है तो उसको एक स्थायी कानून का रूप दे दिया जाएगा। तो 6 सप्ताह और 6 महीने तक अधिकतम अध्यादेश लागू रह सकता है। अब हम देख लेते कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। अनुच्छेद 89 या 89, इसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। और 64 में भी सेम यही बात कही गई है।
अनुच्छेद 83, इसमें संसद की सदन अवधि, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा, इनकी सदन अवधि के बारे में बताया गया और इनके सदस्य चुने गए हैं वो कितनी अवधि के लिए चुने जाएंगे, तो इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 83 में। अनुच्छेद 87, इसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेके गया है। राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर दे दिया जाता है और उसी पत्र को ज्यों का त्यों पढ़ना होता है, जिसे कहते हैं अभिभाषण। अनुच्छेद 93, इसमें लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 98, संसद सचिवालय के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब हम देखेंगे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहांगीर की जीवनी किसने पूरी की थी, तो जहांगीर की जीवनी को नाम से जाना जाता है इकबाल नामा ए जहांगीरी और इकबाल नामा ए जहांगीरी या तुज़्क ए जहांगीरी। इसने अपने शासनकाल के 1609 तक के शासनकाल का उल्लेख अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया था, लेकिन इसको पूर्ण किया था मुतमिद खान के द्वारा और मुतमिद खान ने जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी को पूरा किया था। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, नागरिकता खोने के कितने तरीके हैं, तो नागरिकता खोने के 3 तरीके हैं, लेकिन प्राप्त करने के 5 तरीके हैं और ये हम देखेंगे नायक बैच जो चला हुआ है इंडियन पॉलिटिकल हैंड रिटन नोट्स की क्लास में, हम इसको देखेंगे विस्तार से। न्याय की जंजीर जहांगीर ने कहाँ पर लगाई थी, ये आगरा के किले में लगाई थी और इस पर 60 घंटियाँ बनी होती थी, तो 60 घंटियाँ होती थी। और चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है और इसके समय 2-3 महत्वपूर्ण अंग्रेज आए थे। सबसे पहले आया था हॉकिंस आया था 1608 में सूरत में आया था, लेकिन 1609 में आगरा में जहांगीर से मिला था और जहांगीर को ही सलीम के नाम से जानते हैं। फिर आया था दूसरे पर मिडल्टन, जिसने पुर्तगालियों के साथ सवाली का युद्ध किया था 1611 से 12 में। और थॉमस रो तीसरा अंग्रेज था जो जहांगीर से मुलाकात करने के लिए आया था और ये 1615 में अजमेर में जहांगीर से मिला था और जहांगीर ने थॉमस रो को भी व्यापार करने की अनुमति नहीं दी थी और इसको इंग्लिश खान के नाम से जानते थे। मेहरुनिसा ने जहांगीर से शादी कब की थी, तो 1611 में शाहजहां से शादी की थी और शाहजहां ने इसको नूरजहां की उपाधि दी थी और नूरजहां के पिता का नाम था एतमाद उद दौला और एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में स्थित है और ये सफ़ेद संगमरमर से निर्मित भारत की पहली इमारत है और जिसमें पित्रादुरा शैली, जिसमें पत्थर पर निकासी होती है, उस शैली का यूज़ यहाँ पर पहली बार किया गया था। बाद में ताजमहल में भी यही शैली इस्तेमाल की गई, लेकिन भारत में पहली बार एतमाद उद दौले के मकबरे में इसको शुरू किया गया था। और नूरजहां की माँ का नाम था असमत बेगम, जो गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार इन्होंने किया था। शाहजहां का शासनकाल है 1628 से 58 तक और जहांगीर के 4 बेटे थे, जिनमें एक का नाम था खुर्रम, एक का था खुसरो। खुसरो ने अपने पिता के दूसरे ही शासनकाल के दूसरे ही वर्ष यानी कि 1606 में विद्रोह कर दिया अपने पिता के खिलाफ और इसमें सहायता की थी अर्जुन देव ने, लेकिन बाद में जब इनका समझौता हो गया तो अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। और शहरयार और परवेज, तो ये 4 उसके बेटे थे और गद्दी पर बैठा था खुर्रम बैठा था शाहजहां के नाम से, तो शाहजहां का नाम क्या था, खुर्रम ही इसको कहते हैं। और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला या वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है और इसने लाल किले का निर्माण दिल्ली में करवाया था 1648 यमुना नदी के किनारे और ताजमहल का निर्माण 1631 से 52 तक आगरा में यमुना नदी के किनारे करवाया था। और ताजमहल के निर्देशक या डायरेक्टर थे उस्ताद ईसा खान और इसके वास्तुकार थे अहमद लाहौरी। और नई दिल्ली को अपनी राजधानी 1638 में शाहजहां ने बनाया था। काली मृदा काली किस वजह से होती है, तो ये होती है टिटेनीफेरस मैग्नीटाइड की वजह से और इसको करेल, रेगुर मृदा और चेरनोजम भी कहा जाता है और चेरनोजम इसका वैज्ञानिक नाम है। उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम इसका वैज्ञानिक नाम है और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। नमी धारण करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है और यह कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण या उपयुक्त मिट्टी होती है, जो महाराष्ट्र में, यहाँ स्पेशली महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में मिलती है। भारत में मृदा कितने प्रकार की मिलती है और उच्च से निम्न क्रम में इसको लगाओ, तो भारत में मृदा मिलती है जलोढ़ मृदा जो 43%, भारत की कुल मृदा का 43% मिलती है जलोढ़ मृदा और इसमें भी होते हैं नवीन जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं।
लाल मिट्टी 18% मिलती है, काली मिट्टी 15%, रेगिस्तानी मिट्टी 4.32% और लेटराइट मिट्टी 4.30% मिलती है। ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, जिसकी स्थापना 1860 के अधिनियम के तहत 16 जुलाई 1929 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और इसके अनुसार भारत में 8 प्रकार की मृदा मिलती है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। और भारतीय मृदा सर्वेक्षण कब शुरू हुआ था? 1956 में। लेकिन मृदा के लिए स्वास्थ्य कार्ड योजना ये आई थी फरवरी 2015 में। और विश्व मृदा दिवस ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाते हैं। हिंद महासागर कौन सा बड़ा महासागर है? तो ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और महासागर बड़े से छोटा में याद करने की ट्रिक है पैसा। पैसे हो गए पैसिफिक, प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा भी। और सबसे गहरा बिंदु है चैलेंजर डीप, जिसे मेरियाना ट्रेंच कहते हैं, जो 11,033 मीटर गहरा है। दूसरे पर है अटलांटिक महासागर, तीसरे पर है इंडियन ओशन या हिंद महासागर, चौथे पर है साउथर्न ओशन या दक्षिणी सागर, और लास्ट है आर्कटिक सागर जो सबसे छोटा महासागर है। 200 रुपए के नोट में कितनी कोणीय ब्लीड लाइनें होती हैं? जो साइड में वो लाइनें होती हैं, जो नोट बना होता है यहाँ पर जो लाइनें होती हैं उनको कहते हैं ब्लीड लाइन। और ब्लीड लाइनें 200 रुपए के नोट पर 4 होती हैं, 100 रुपए के नोट पर भी 4, और जो 500 रुपए का नोट है उस पर 5 होती हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमारे नए नोट हैं उन पर किस किस का चित्र अंकित है। जो 10 रुपए का नया नोट है उस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपए के नोट पर अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। 50 रुपए के नोट पर जो विजयनगर साम्राज्य में था विट्ठल देव का जो विट्ठल टेम्पल था तो वो यहाँ पर स्थित है। 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव स्थित है, जिसको 2014 में यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। 500 रुपए के नोट पर है दिल्ली का लाल किला, जिसको 2007 में यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और 2000 के नोट पर मंगलयान था, लेकिन वर्तमान में 2000 के नोट को बंद कर दिया गया है। और वर्तमान में सबसे बड़ा नोट है 500 रुपए का, जिस पर लाल किला अंकित है। 17वां क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में और फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और सेबी से मान्यता मिली थी इसको 1993 में स्थापना के नेक्स्ट ईयर। और स्थापना के समय इसकी पूंजी थी 25 करोड़। जैसे नाबार्ड की स्थापना के समय पूंजी थी 100 करोड़ और RBI की स्थापना के समय पूंजी थी 5 करोड़, वैसे ही NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के समय इसकी पूंजी थी 25 करोड़ रुपए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। और गुजरात के व्यापारी प्रेमचंद और रायचंद के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज यही है, जिसका हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे CDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे इसी प्रकार IDBI इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। और LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। तापमान का वह पैमाना जिसमें ताप हमेशा धनात्मक रहता है, धनात्मक का मतलब है पॉजिटिव, कभी भी माइनस नहीं होता, तो वो होता है केल्विन। और फ़ारेनहाइट केवल मानव शरीर का ताप मापता है, लेकिन सेल्सियस में पानी, हवा, मानव शरीर सभी का तापमान मापा जा सकता है। और एक फॉर्मूला है जैसे C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। तो इससे हम कोई भी तापमान निकाल सकते हैं। जैसे सेल्सियस 40 डिग्री है, सेल्सियस की वैल्यू है 40 डिग्री, तो K का मान क्या होगा? तो C की जगह हम 40 रख देंगे और जो कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इसका आंसर है 313 केल्विन। 19वां क्वेश्चन है हमारा CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके फुल फॉर्म। और LPG का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन यानी कि C3H8 और C4H10 शामिल होते हैं। और इसके रिसाव होने पर जो बदबू आती है तो वो बदबू आता है इथाइल मरकेप्टोन C2H5SH से। अगर उसका रिसाव हो तो हमें पता चल जाए, इसलिए उसमें
इथाइल मरकैप्टोन को मिलाया जाता है। पीएम उज्ज्वला योजना को कब शुरू किया गया था? 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से। और पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 इसको 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह यकृत, और इसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं और ये हिपेट से मिलकर बनी है और इसकी स्टडी हिपैटोलॉजी कहलाती है और मानव शरीर की प्रयोगशाला भी इसी को कहते हैं। अगर किसी मानव की मृत्यु हो जाए तो सबसे पहले यकृत को ही चेक किया जाता है, क्योंकि अगर जहर खाने से मृत्यु हुई है तो सबसे पहले यकृत में ही वो जाएगा और यकृत में अगर सूजन आ जाए तो हिपैटोलॉजी, जो हेपेटाइटिस रोग हो जाता है, हेपेट का मतलब है लीवर और आइटिस का मतलब होता है सूजन, तो लीवर में सूजन आना कहलाता है हेपेटाइटिस। और अव2 या थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि तो ये है यकृत, जो पित्त रस का निर्माण करती है। और थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है और पित्त रस पुरानी आरबीसी को नष्ट कर देता है। और दूसरी सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि ये है अग्नाशय ग्रंथि, जिसे मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। और अग्नाशय ग्रंथि के लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका सेल से या बीटा सेल से इंसुलिन का निर्माण होता है। आज का हमारा प्रश्न है जिसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आज का प्रश्न, यकृत द्वारा उत्पादित पित्त लिपिड के पाचन में किस आंत को मदद करता है? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो का, उसके नीचे व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया हुआ है, तो उस पर कांटेक्ट करके इस क्लास की पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।